ऑफिसर ऑफिसर्स, आज हम 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ओके, दिस इज प्रोफाइल बोथ द मेंटर्स हैव क्लियरली participated 5 + 5 टाइम्स। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इन पार्लियामेंट, इट वाज डिफीटेड। ओके, जो बिल है वो डिफीट हो गया और गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी इसको शोकेस नहीं कर पाई, इस बिल के फेवर में मेजोरिटी नहीं दिखा पाई इन पार्लियामेंट ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। So, with reference to constitutional amendment bill in Parliament, consider the following statement. It requires simple majority in both the House of Parliament. कि दोनों ही हाउस में क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। It must be passed by special majority of not less than 2/3 of member present and voting. जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 मतलब 2/3 बहुमत चाहिए। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट ऑल्सो रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन ऑल केसेस। की सभी केसेस में, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केसेस में क्या है, आपको हाफ स्टेट का कंसेंट भी चाहिए। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। यू कैन से, अगर आपने लक्ष्मीकांत सही से पढ़ी है तो फेयरली इजी क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 368 जो है आपने होपफुली सही से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो इसमें क्या है कि रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी नहीं, ये गलत है। सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, जो है सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए आपको, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ओके, इट मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी, यस ठीक है। 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए टोटल नंबर का, और जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 होना चाहिए। एंड थर्ड वन, हाफ ऑफ द स्टेट इन ऑल केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। ये क्या होता है, सिर्फ सर्टेन प्रोविजंस में क्या होता है, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जैसे जहाँ पे फेडरल प्रोविजंस वगैरह को टच कर रहे हैं। एक फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इन इन जैसे केसेस में क्या है कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर का भी कंसेंट चाहिए, हाफ स्टेट्स का। ऐसे इसमें नहीं चाहिए। तो थर्ड वन जो है वो आपका इनकरेक्ट होगा। टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको एक बात ही ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के केसेस में, मतलब जो आपने बिल पेश किया है उस केस में जॉइंट सिटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। जॉइंट सिटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केसेस में अलाउड होती है। ओके, और प्रेसिडेंट, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिप्शन या कोई चॉइस नहीं है कि वो वापस कर सकते हैं बिल को। यहाँ मस्ट है, यहाँ मस्ट है, मस्ट गिव असेंट। अगर कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो गया पार्लियामेंट से तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें अमेंडमेंट वो आपको असेंट देना ही पड़ेगा। ये आप बताइएगा कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये मैंडेटरी किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मैंडेटरी बनाया गया था। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे, विद रेफरेंस टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी। अब पीएनजीआरबी के ऊपर ना पीवाईक्यू प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है पहले भी, और क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा एनर्जी क्राइसिस है तो इंपॉर्टेंट है ये। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट रेगुलेट्स डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर। एंड देन थ्री, इट फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करता है। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आपका जो थर्ड वन है, यहाँ पे आप थोड़ा आपने थोड़ा कॉमन सेंस का लगाया होता तो यू वुड हैव गॉट इट राइट। कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के अंदर नहीं आता है। जो इसकी अपनी अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा मिनिस्ट्री के बारे में। पीएनजीआरबी उसके अंदर काम करता है। तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया आपका। देन आपका अब आपको देखना या तो टू होगा या 1 and 2 बोथ होगा। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। पीएनजीआरबी एक्ट 2006 का एक्ट था ये, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया। तो आपका हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज करेक्ट। देन सेकंड वन, अब अगर पहला करेक्ट है तो उसी से आपको हो जाएगा, लेकिन लेट्स सेकंड वन क्यों करेक्ट है कि हाँ, ये जो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज होते हैं, रिफाइनिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या हो गया, जहां पे आप ढूंढ उसको ढूंढ रहे हो आप, देन आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, वो प्रोसेस जो अपस्ट्रीम हो गया। डाउनस्ट्रीम हो गया रिफाइन किया, स्टोर किया, ट्रांसपोर्ट किया एंड डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, सो ये उसको रेगुलेट करता है। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। अगेन बहुत बार न्यूज में आपने सुना होगा, काफी आई मीन कॉमन मैन को मिले ना मिले, लेकिन काफी जो मतलब पॉलिटिकल करेक्टेड लोग होते हैं, अगर स्पेशली आप पावरफुल हैं या रूलिंग पार्टी से हैं, ऐसे केस में एंटिसिपेटरी बेल वगैरह आपने सुना होगा कई बार कि मिल जाता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोर्ट में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल। की कोर्ट जो है ना कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। एंड सेकंड वन, एंटिसिपेटरी बेल इज एन एब्सोल्यूट राइट अंडर आर्टिकल 21। कि भाई आपका एब्सोल्यूट राइट है, आपको देना ही पड़ेगा, मतलब हम आई कैन क्लेम कि मुझे चाहिए एब्सोल्यूट राइट। देन इट कैन बी ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। की छोटे ड्यूरेशन मतलब किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपको मिल सकता है ये। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर।
थोड़ा कॉमन सेंसिकल टाइप की चीज है कि देखो ऑब्वियसली अगर आपको बेल मिलना है तो कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे मान लो आपका पासपोर्ट डिपॉजिट करवा दिया, या आपको बोल दिया इस स्टेट से बाहर नहीं जाओगे या इंडिया से बाहर नहीं जाओगे, तो कंडीशन तो डेफिनेटली लगाया जा सकता है, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन क्या है, एब्सोल्यूट राइट। देखो एब्सोल्यूट राइट तो कहीं कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि आपके ऊपर कोई कंडीशन कुछ नहीं, आपने जो आपको राइट किसी भी केस में डिनाई नहीं हो सकता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर कैन बी सम कंडीशंस वेयर दिस राइट कैन बी डिनाइड। तो एंटिसिपेटरी बेल जो है नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट एब्सोल्यूट राइट अंडर आर्टिकल 21, ये एक डिस्क्रिशनरी जुडिशियल रिलीफ है, डिस्क्रिशनरी जुडिशियल रिलीफ है ये। तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। देन आपका पहला जो है हम देख ले करेक्ट है, इट कैन बी ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कुछ कंडीशन लगाया जा सकता है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेज, ये इट कैन बी टाइम बाउंड एंड लिमिटेड, एंड इट कैन बी जो है टाइम बाउंड नहीं भी हो सकता। तो पॉइंट इज कि ये इसमें सर्कमस्टांसेस के बेस पे इट कैन बी टाइम बाउंड, ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ये चीज हो सकती है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है कि आर्बिट्री अरेस्ट जो होता है ना, जो आपका कई बार देखो, आप मान लो पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस की वजह से, वेंडेटा की वजह से अगर कह रहे हो आप अरेस्ट वगैरह कर रहे हो, अपोजिशन लीडर्स को कर रहे हो, या कोई बदला निकालना चाह रहा है, ऐसे केसेस में जो है आर्बिट्री अरेस्ट वगैरह को अवॉइड करने के लिए, ह्यूमिलेशन अवॉइड करने के लिए यूज की, मतलब इसको रिलीफ के लिए जुडिशरी जो आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। सो राइट आंसर फॉर दिस इज थर्ड का बी इज द राइट आंसर। इन फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस इन इंडिया। मिनिमम वेज, अगेन आपने सुना होगा कि यूपी में नोएडा में जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ लेबर लोगों के द्वारा। सो लेबर मतलब वर्कर्स के, by workers, okay। So first question, both the center and states have the authority to fix minimum wages, कि minimum wage जो है both center and state can fix कर सकते हैं। Then second one is code on wages 2019 introduces the concept of national floor wage, कि floor wage जो होता है मतलब एक फिक्स कर दिया कि इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो। देन थर्ड वन इज स्टेट्स कैन नॉट फिक्स वेजेस बिलो द नेशनल फ्लोर वेज वंस नोटिफाइड, कि अगर एक बार नेशनल फ्लोर वेज अगर नोटिफाई कर दिया तो उसके नीचे आप नहीं जा सकते हो। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर, ओके। अब थोड़ा आपको, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो किया पता होगा आपको कि ये सेंटर के पास वो पावर है, उनके पास कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि एक नेशनल फ्लोर वेज, जैसे मान लो कि 300 रुपये डिसाइड किया, तो अब स्टेट क्या है ना, इसके नीचे नहीं जा सकता। अब इसके ऊपर अब आपका मन है 500 सेट कर लो, आपका मन है 800 सेट कर लो, लेट से केरला में जो है अराउंड 700 800 है या 1000 है, और इट कैन बी इन बिहार 305 रुपीज, 320 रुपीज, और इन यूपी इट कैन बी 400 रुपीज। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज अलाउड। तो सेकंड वेज ठीक है, स्टेट कैन नॉट फिक्स वेज बिलो, ऑब्वियसली फ्लोर वेज का मतलब ही हुआ इसके नीचे आप नहीं जा सकते हो। एंड देन बोथ सेंटर एंड स्टेट है अथॉरिटी, तो यस मिनिमम वेज वाली चीज जो है दोनों के पास पावर है। ओनली थिंग एज आई सेड कि आपको यहाँ पे करना क्या है कि अगर नेशनल फ्लोर वेज डिसाइड कर दिया सेंटर ने कि 500 800 1000, उसके नीचे आप नहीं जा सकते हो, ओके। पहले ये चीज नहीं थी, देयर वाज नो बाइंडिंग नेशनल फ्लोर वेज, पहले एडवाइजरी था, अब कर दिया गया है इसके बिलो आप नहीं जा सकते हो। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज 1 2 एंड 3। अब यहाँ जैसे देख सकते हो ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, ओके। सो दोनों ही कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर ईवी ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, इसी तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे आर फैसिलिटीज यूज फॉर डिजाइनिंग सेमीकंडक्टर चिप्स, कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन किया जाता है। दे इन्वॉल्व हाईली कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कि यहाँ पे जो है हाईली कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। देन थर्ड वन इज दे रिक्वायर अल्ट्रा क्लीन इन्वायरमेंट्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा क्लीन इन्वायरमेंट, आपने देखा होगा ऑनरेबल पीएम एक जगह उन्होंने विजिट किया था, काफी कवर्ड इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट टाइप का होता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। सो दैट सी, अब यहाँ पे पता होगा चिप वगैरह में ऑब्वियसली बहुत क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, इंटेंसिवली क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए बहुत, क्योंकि माइक्रो नैनो लेवल पर हम जाकर डील करते हैं। तो थर्ड वन इज करेक्ट। देन सेकंड वन ऑब्वियसली आपको पता है कि तभी इंडिया इज नॉट एबल टू कैच अप, और अब काफी कंट्री इसमें नहीं कैच अप कर पा रही, कारण कि बहुत महंगा, बहुत ही कॉस्टली, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इंटेंसिव है ये। दिस इज नॉट समथिंग लेबर इंटेंसिव फील्ड, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव है। 5-10 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एडवांस मशीनरी चाहिए होती है, देन लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, देन यू नीड हाईली स्किल्ड एंड वेरी टैलेंटेड पीपल, एंड दे आल्सो नीड टू पे गुड। सो इसलिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। देन फर्स्ट वन डिजाइनिंग, अब देखो यहाँ पे फैब्रिकेशन, आपको पता होना चाहिए फैब्रिकेशन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग। फैब्रिकेशन का मीनिंग क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ डिजाइनिंग ना होके यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। चिप जो है आपका डिजाइन नहीं हो रहा था, डिजाइन सेंटर अलग होते हैं, वो होता है फैबलेस वाली चीज, वो सेपरेट होती है अलग, जैसे कॉलकॉम है। फैब्रिकेशन मतलब हो गया फिजिकल प्रोडक्शन, कि हम फिजिकल वहां पे उस चिप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो कॉलकॉम ने डिजाइन कर लिया कोई चिप, या किसी एनवीडिया ने डिजाइन कर लिया, उसको हम मैन्युफैक्चर अपने यहाँ पे कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, फ्लो फ्लो में आप गलती कर जाते हो कि नहीं नहीं हाँ होता होगा डिजाइन, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज C 2 and 3।
Then sixth question, that is last question for the day. With reference to special economic zone in India, consider the following statement. Special economic zone को लेके क्वेश्चन है. SEZ are treated as foreign territory for trade operations and duties. जो SEZ हैं इनको क्या करते हैं, फॉरेन टेरिटरी माना जाता है फॉर ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज. फॉरेन एरिया की तरह काउंट कर लिया इसको. सेकंड वन इज यूनिट्स इन SEZ आर अलाउड टू सेल गुड्स इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. इनको क्या है कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया माना जाता है, अलाउड टू सेल मतलब डोमेस्टिक एरिया में बेच सकते हो आप इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन लगा देंगे. देन SEZ आर गवर्नड बाय SEZ एक्ट 2005 के एक्ट के थ्रू उसको गवर्न करते हैं. ओके, अगेन इट इज अ फेयरली इजी क्वेश्चन. 2005 के एक्ट के थ्रू ही आया था ये. होपफुली यू हैव गॉट इट. पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. तो द राइट आंसर फॉर दिस इज क्या थर्ड है, ये थर्ड वन इज करेक्ट. 2005 के एक्ट के थ्रू ही लाया गया था, तो ऑब्वियसली उसी एक्ट के अंदर इसको कवर किया जाता है. पहला भी सही है आपका कि ये फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, मतलब अगर से एक्सपोर्ट वाली चीज होगी वो इंडिया के लिए ना फॉरेन टेरिटरी है फॉर द ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज पर्पसेस. तो ये क्या होता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो इसके थ्रू आप. ठीक है. अब लेकिन डोमेस्टिक एरिया अगर आपको इंडिया में बेचना है तो उसमें क्या होगा, कुछ कंडीशंस वगैरह लाई जाती हैं, लेकिन इनको जो है कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे करना होगा. ठीक है. इनको क्या है कि टैक्स इंसेंटिव सिंप्लीफाइड प्रोसीजर वगैरह प्रोवाइड करता है कि फॉरेन टेरिटरी बना के हमारे लिए ना प्रोडक्शन और देन एक्सपोर्ट, इनका मेन जो गोल होता है, इनका मेन जो गोल है ना, हमारा यह गोल है एक्सपोर्ट बढ़ाना. ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, रेवेन्यू जनरेशन सब कुछ है. हमारा सबसे प्राइमरी फोकस क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना. सो 1, 2 and 3 all three statements are correct. Okay, this is a PIB news. So on that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you. ये सीरीज जो है आप सभी लोगों के लिए 2026 और 2027 दोनों ही साल के लिए बेनिफिट करेगा. अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, सो कीप फॉलोइंग दिस सीरीज टिल एंड. ओके, थैंक यू.